हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटोर। हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं, बट वी हैव टू टॉक अबाउट इन डिटेल, दैट इज फिलिप्स कर्व। ओके, व्हाट इज फिलिप्स कर्व, इसको हम देख लेंगे। पहले चेक करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। सो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो पर्पस है ट्रेडिशनली वो ज़्यादा फोकस होता था कि बिजनेस साइकिल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कैसे होगी, बिजनेस साइकिल के लिए क्लासिकल्स की क्या अप्रोच है, केन्जियन की क्या अप्रोच है। बट nowadays what was conclusion was that we want to know कि policy making कैसे होगी, because macroeconomics is concerned with policy making. But nowadays the concept has been shifted and the public is not much satisfied with these things, और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है वो ये जानना चाहते हैं कि पब्लिसाइज्ड इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स हमें क्या कह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कौन से रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स हमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा के अवेलेबल हैं, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि ऐसे इवल्स हैं जो साथ साथ चलते हैं। लाइक अगर हम फिलिप्स कर्व की बात करें, जिस पे कि ये टॉपिक आज का है सारे का सारा, वो इन दोनों के बारे में बात करता है। दैट इज़ कि ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा आपको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। सो इकॉनमी अगर चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, यानी कि बेरोज़गारी कम हो जाए, तो इकॉनमी को इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगी, सोसाइटी को इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगी, यानी कि बेरोज़गारी कम, प्राइसेस बहुत ज़्यादा, और परसिस्टेंटली प्राइसेस इंक्रीज होती रहेंगी। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली फिलिप्स ने दिया था, और फिलिप्स ने 1958 में इस कॉन्सेप्ट को एक थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो के साथ दिया था। उसने जो टर्म्स यूज़ की थी, उसने कहा था 1958 में 79 ईयर्स का डाटा लिया ब्रिटिश इकोनॉमी का, एंड ही सेड कि नॉमिनल वेज ग्रोथ जो है उसका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ट्रेड ऑफ हो सकता है। और उस 79 ईयर्स के डाटा में ऐसा ही हो रहा था कि अगर नॉमिनल वेज इंक्रीज हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी। और किस तरह से नॉमिनल वेज ग्रोथ अगर स्टेडली हो रही थी, बहुत तेज़ी से होती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती थी, और नॉमिनल वेज रेट अगर वो स्लोली ग्रो करता था, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। इसी रिलेशनशिप को फ्यूचर में फेल्प ने और हमारे पास जो फ्रीडमैन है उसने कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत चेंज किया। फर्स्टली आई मस्ट टेल यू कि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी जब 1960s के डाटा को यूटिलाइज किया, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग भी सेम रिलेशनशिप आ रहा था। सो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअल डाटा है यूनाइटेड स्टेट्स का। और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आप देखें 1961 से लेकर 69 तक यहाँ प्लॉट हुआ है। यू कैन कंसल्ट बुक्स एंड गूगल्स फॉर दैट इन डिटेल। और इसके मुताबिक आप देखें, जब अनएम्प्लॉयमेंट 7 है तो हम कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन 1 और 2 के बीच लाई कर रही है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी तो इन्फ्लेशन हाई होती जाएगी। इन्फ्लेशन हमारी 5 to 6 तक पहुंच गई है अकॉर्डिंग टू द रियल डाटा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं कि कम हो जाए, हमें इन्फ्लेशन फेस करना पड़ेगी, या हम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कर दें तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये है फिलिप्स कर्व। बट दिस फिलिप्स कर्व was inconsistent with the data of 1970s to 2002। 1970 से 2002 तक ये डाटा जो है, उस डाटा को हम देखते हैं तो फिलिप्स कर्व उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता और वायलेट कर जाता है। इवन 1970 में तो इन्फ्लेशन भी बहुत हाई हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई जा रही थी। दैट मीन्स कि उस वक्त हम स्टैगफ्लेशन फेस कर रहे थे। विच इकोनॉमी? दैट वाज यूएसए इकोनॉमी। तो यहाँ पर
बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी था और अनएम्प्लॉयमेंट भी। दिस इज स्टैगफ्लेशन। अब प्रॉब्लम क्या था इसको, तो ये रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम बाद में देखेंगे। बेसिकली वी हैव टू विजिट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में जो फिलिप्स कर्व को हमने ये प्रॉपर शेप दे के इधर ड्रॉ किया है, इसके मुताबिक क्लासिकल्स को काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस है। जैसे कि क्लासिकल्स की अगर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाएंगे एंड यू मस्ट वॉच इट फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो लेबर सप्लाई है वो लेबर डिमांड की को जहाँ पे इक्वेट करेगी वहाँ पर हमारी एक नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट आएगा, और जब नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है तो नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाता है, और जब नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। क्लासिकल्स ये कहते हैं कि इस नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि जब हम लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो लेबर डिमांड के तौर पे वर्क कर रहा होगा। ये फोकस करने वाली बात है, क्लासिकल्स को विजिट कर लीजिएगा कि लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई यानी कि लेबर डिमांड जो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर के बराबर है, जब वो इक्वेट करते हैं एक प्रोडक्शन फंक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस लेबर डिमांड के ऊपर एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस होती है इकोनॉमी में, और उस आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारी जो है एक नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, यानी कि इकॉनमी हर वक्त एक नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे रहती है। जितने लोग रोजगार में होने चाहिए उतने ही रोजगार में रहते हैं, जितने बेरोजगार में बेरोजगार रहेंगे। बट ये सारा कुछ तब होगा जब एक्चुअल प्राइसेस और एक्सपेक्टेड प्राइसेस आपस में इक्वल होंगी। हमने एक्चुअल प्राइस और एक्सपेक्टेड प्राइस को जब इक्वल कर दिया तो फिर तो फिलिप्स कर्व बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, ऑलमोस्ट लाइक जो कि क्लासिकल्स ने भी एज्यूम कर लिया हुआ है। बट जहाँ फिलिप्स कर्व फेल हो जाएगा लॉन्ग रन में, वहाँ यही प्रॉब्लम आएगा। नंबर वन, एक तो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड में आप जो है इग्नोर कर रहे हैं सप्लाई साइड को, बाद में जाकर प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि सप्लाई साइड भी अफेक्ट होगी। एंड सेकेंडली, इस ग्राफ के लिए, इस फिलिप्स कर्व के लिए एक्सपेक्टेशंस जो है एक्सपेक्टेड प्राइसेस को, एक्सपेक्टेड आउटकम्स को जो है देखा जाएगा, और उन आउटकम को एक्सपेक्टेशंस जो है वो लेबर जो है रिवाइज नहीं कर रहा होगा, और वो एक्सपेक्टेशन जो खुद से एक्सपेक्ट किया हुआ है उसी के ऊपर चलेंगे तो फिर ये आउटकम आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेड से जो एक्चुअल प्राइसेस हैं उनकी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगी। एंड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो क्लासिकल साइड से आ रहा है वो प्राइसेस को कांस्टेंट रखने से आ रहा है, एक्चुअल प्राइसेस को एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बराबर कंसिडर कर लिया हमने। दीज थ्री थिंग्स विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फिलिप्स कर्व, जो कि हमारे पास ये इस शेप में आ रहा है। एंड आई मस्ट से कि ये फिलिप्स कर्व सिर्फ शॉर्ट रन में चल सकेगा। अब आते हैं इस फिलिप्स कर्व की तरफ। तो इस फिलिप्स कर्व के मुताबिक हमने अनएम्प्लॉयमेंट लिया है एक्स एक्सिस पे और इन्फ्लेशन लिया है वाई एक्सिस पे। इन्फ्लेशन को पी के ऊपर डॉट से शो किया है और अनएम्प्लॉयमेंट को यूई से शो किया है। इसके अकॉर्डिंग जब हम 6 पे लेते हैं और हमारे पास इधर से इन्फ्लेशन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 6% अनएम्प्लॉयमेंट पे इन्फ्लेशन 0 इन्फ्लेशन है। मनी सप्लाई जो है वो हमने स्टेबल कंसिडर कर ली हुई है। मनी सप्लाई को हमने क्या कंसिडर किया है, स्टेबल है। मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रही इस पॉइंट पे, तो एज अ रिजल्ट प्राइसेस भी स्टेबल हो जाएंगी। बट जैसे ही हम मनी सप्लाई को, ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे 3% से 5% पे, लेट सपोज हमने वैल्यू ले लिया कि इकॉनमी 3% पे थी, अब मनी सप्लाई 5% हो गया है। इस मनी सप्लाई के मुताबिक अब जो है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड पहले तो इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए एक अलग हमें ग्राफ्स को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वी विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन इट एज वेल कि जब ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इनकम जो नॉमिनल इनकम है, नॉट रियल इनकम, नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, और उस इनकम के इंक्रीज होने की वजह से
जो है लेबर ज़्यादा घंटे काम करेगा और लेबर जो है अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयर है वो ज़्यादा लेबर को जो है अपने पास लाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा आउटपुट नज़र आ रही है, ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। एज अ रिज़ल्ट आउटपुट इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट 6 से रिड्यूस होके लेट सपोज 6% से कम होकर 4% पे आ जाएगी। यहाँ तक हमने प्राइसेस को कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है। और जब बहुत हम यहाँ तक यही कहते हैं कि सारे का सारा इफेक्ट जो है वो ले लेगी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस पे इतना खास इफेक्ट नहीं आएगा। बट जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो प्राइसेस राइज हो जाएंगे और प्राइसेस राइज होने की वजह से हमारी इन्फ्लेशन की साइड 0 से 4 पे चली जाएगी। सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। मतलब 6 से 4 पे आ गए तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई और अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। इसके और ये होने की वजह से लेटर ऑन प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, ज़्यादा जो है इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन 0 से 4 पर चला गया। फर्दर इसको हम लेते हैं तो ए से बी और बी से फिर सी पे जाने के लिए मज़ीद एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज हो तो फिर मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट कम हो के एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी 4 से 2 पे, और यहाँ से हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। So this is the Phillips curve, but make it sure and must realize it कि ये शॉर्ट रन में वर्क करता है, शॉर्ट रन में ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। यहाँ तक क्लासिकल की अप्रोच के साथ ये कंसिस्टेंट है, एग्री करता है, और क्लासिकल्स का भी यही कहना है। बट दे से दैट एक्चुअल प्राइसेस आर इक्वल टू जो है एक्सपेक्टेड प्राइसेस, और एक्सपेक्टेशन का रोल नहीं है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, एक्चुअल प्राइसेस के साथ बिल्कुल सेम रहेंगे, एक्चुअल बाद में सेम प्राइसेस शो हो जाएंगी। और नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक लेवल पे फिक्स रहता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है हम इस आउटकम पे आ सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट गोना वर्क इन लॉन्ग रन। जब हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपेक्टेशंस और सप्लाई साइड ऐड करेंगे तो क्लासिकल की अप्रोच से भी बाहर निकल जाएंगे और फिलिप्स कर्व भी डिसएग्री कर जाएगा। और ये जो फिलिप्स कर्व है लंबे अरसे में हमें कोई ख़ास फ़ायदा पॉलिसी मेकिंग के लिए नहीं देगा। अभी तक हमें ये पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है कि ठीक है इन्फ्लेशन ज़्यादा बर्दाश्त कर ले और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, रोज़गार ज़्यादा हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा लंबे अरसे में। लॉन्ग रन में आपका पूरे का पूरा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व आगे शिफ्ट कर जाएगा और इसी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पैरेलल मूव करता रहेगा और हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं खड़ी है। इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। मस्ट वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।